बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ना, ठीक है। लेकिन हम आज ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपके पेपर में प्रश्न आ जाए, उससे ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं चाहिए ना, पेपर में प्रश्न ही चाहिए ना, बोलो। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री। चलो जी, हम मॉडर्न ढूंढ देंगे, इसमें पेपर में आ जाए, यही तो चाहिए। तो जी पेपर में आ जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ईयरफोन्स आर मैंडेटरी, ईयरफोन्स आर मैंडेटरी, बिना ईयरफोन्स के ना आ जाए कोई। अच्छा, बड़े भैया भी चैट में है, आशीष यादव। अरे आशीष, तुम मैथ पढ़ो, तुम्हें जीएटी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीएटी ठीक है, तो मैथ पढ़ो। मुझे पता है हिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन चाचू तुम मैथ पढ़ो, ज्यादा फायदा रहेगा। जीएटी मत पढ़ो तुम आशीष, बाकी सब लोग जीएटी पढ़ो। तो कर दे जी शुरू। क्या सबने लाइक शेयर ठोक दिया है? तशरीफ हिली हुई है, तशरीफ हिली हुई है, मुझे पता है। चलो, मैं आज बता रहा हूं, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ही, लेकिन पढ़ेंगे हाई जोश के साथ, एकदम पढ़ेंगे एकदम हाई जोश के साथ। आप भी बोलोगे सर ऐसे तो आपने एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ाई, ऐसे ही पहले पढ़ा देते तो जीवन कुछ अलग होता। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात को, कर दे शुरू। देखो, ये वाली पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा, मैं ये वाली मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। एक बार सारे बच्चों को आने दो, 1000 बच्चे लाइव हो जाए, जल्दी से फटाफट से 1000 बच्चा लाइव हो जाए। और ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, 12 बजे से पहले पहले आपके एनसीईआरटी ओपी करवा दूंगा। और बताओ, 12 बजे से पहले पहले आपके एनसीईआरटी ओपी करवा दूंगा। देखो, दो तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाती है। एक तरीका है मॉडर्न हिस्ट्री का कि मैं पहला वो पकड़ू सिरा और एंड तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूं, जिसको पढ़ने में कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मजे आएंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कम आएंगे, मैं हर्ष हूं ऑफलाइन वाला। हाँ जी हर्ष, वेलकम। तुम क्या मैसेज कर रहे हो सीमा को कि सर ठीक है? चलो, लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे यहां से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ रहा है, और हम एनसीईआरटी से पढ़, ठीक है। मैथ फॉर्मूला लिस्ट ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूं। स्टार्ट करते हैं, चलो अभी सुनो मेरी बात को। गर्मी हो रही है बड़ी। अच्छा, एसी चल ही नहीं रहा, मैं भी कह रहा गर्मी इतनी क्यों लग रही है, क्योंकि एसी नहीं चल रहा, एसी चला दो। हाँ जी, जैसे ही अपनी मैराथन आने स्टार्ट हुई है, सबके प्राण पखेरु कर दिए हैं तुम्हारे सुमित सर ने। मानते इस बात को? तो सबके प्राण पखेरु हो गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है मामला, कतई आप परेशान मत हो। चलो, सबसे पहला जो अपना चैप्टर चलेगा भाई, ये चैप्टर चलेगा अपना मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी जी का, बिकॉज आपको पता ही है। चलो सुन लो, पूरा माहौल बनाएंगे, मस्त तरीके से करेंगे, माहौल बना के, है ना, मस्त तरीके से करेंगे, माहौल बना के। सुनो, देखो जी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिस्टर गांधी को हेट करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो गांधी जी को प्यार करते होंगे, लेकिन गांधी जी
चले गए, लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा दे के गए हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। गांधी जी ये कहते हैं कि माई बेबी, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। यस, ही इज वेरी राइट। आप गांधी जी को हेट करो या गांधी जी को प्यार करो, लेकिन आप गांधी जी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन इग्नोर नहीं करता है। सर क्या गांधी जी का रोल नहीं था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में? अरे बहुत रोल था। सर क्या बाकी लोगों का रोल नहीं था? अरे बहुत रोल था। सर हम गांधी जी को क्यों पढ़ते हैं? एनसीईआरटी से पूछो। सर अभी क्या करें? सर अभी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पढ़े। राइट, तो चलो जी, जैसे हर देश से एक बंदा जुड़ा होता है, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन आपने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़े होंगे, वियतनाम में आपने हो चिंग मी पढ़े होंगे, ऐसे ही भारत में फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे हम गांधी जी को पढ़ते रहे हैं और हमें गांधी जी को पढ़ना है। इस चैप्टर में गांधी जी की सारी एक्टिविटी है जो 1915 से 1948 के बीच में है। 1915 में गांधी जी भारत आए, उसके बाद में पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल इस एक बंदे के इर्द गिर्द घूमी। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में चाहे कुछ भी हो रहा था, चाहे मैं कह रहा हूं कुछ भी मतलब कुछ भी, बट सिंगल हैंडेडली रूल करा इन्होंने, मतलब सब कुछ इनसे रिलेटेड था। कुछ भी हो हमारे देश में गांधी जी का रोल जरूर मिलेगा। इसका रीजन ये था कि गांधी जी जानते थे कि भारत की जनता के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है एंड कैसे उनको अपने साथ लेकर चलना है। गांधी जी ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में 3 मास मूवमेंट करवाए हैं। और एक बात और याद रखो, मास मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें जनता बहुत ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करती है। गांधी जी के अलावा किसी की औकात नहीं थी कि इतना बड़ा मास मूवमेंट करा दे। सब बहुत आइडियलिस्टिक थे, सबके बहुत फॉलोवर्स थे, बट गांधी जी की फैन फॉलोइंग का कोई मैच नहीं था उस टाइम पे। फैन फॉलोइंग का मैं कह रहा हूं, सही गलत दैट इज डिफरेंट, वो छोड़ दो, लेकिन मास मूवमेंट करने की औकात सिर्फ इनकी थी। ठीक है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं, ये माहौल इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय करो चीजों को, वरना सीधे सीधा पढ़ा दूंगा मैं। राइट, देखो सुनो, तो जी 1915 से 1948 हमें पढ़ना है। देखो गांधी जी की गैदरिंग वो देख रहे हो, ये साबरमती किनारे के गांधी जी ने जब साल्ट मार्च स्टार्ट करा था, सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए इतने लोग आए हैं ये, और कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, नमक के खिलाफ लड़ रहे थे और कुछ भी नहीं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। मोहनदास करमचंद गांधी लगभग 20 साल इन्होंने एब्रोड बिताया, उसके बाद ये भारत लौटे। साउथ अफ्रीका में रहे थे। साउथ अफ्रीका में इनके बहुत चर्चे थे, बिकॉज साउथ अफ्रीका में इन्होंने अंग्रेजों की तशरीफ हिला दी थी। वहां पे इन्होंने एक नया तरीका अपनाया था, दैट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अपनाया। सत्याग्रह क्या कहता था कि आप चुपचाप मेरे पीछे बैठ जाओ, जो सरकार कह रही है वो काम कतई मत करो। सरकार का जब सब कुछ रुक जाएगा, सरकार अपने आप आपसे पूछेगी, अरे चाचा बताओ क्या चाहते हो। राइट, बात आई समझ में? तो ये इनका था, साउथ अफ्रीका में करके आए थे। तो मतलब वो था कि साउथ अफ्रीका में पॉपुलर थे, वहां से आए थे। ठीक है जी, पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह कहां पे अजमाया बच्चे? साउथ अफ्रीका में अजमाया था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट पहली ऐसी मूवमेंट थी जो देश लेवल पे हुई थी। जो कांग्रेस के नेता थे वो इस कदर कामयाब हुए थे कि पूरे देश में अपनी एक मूवमेंट को फैला पाए थे। तो पहली वो मूवमेंट जो देश में फैली वो थी वंदे मातरम मूवमेंट, या उसका दूसरा नाम था बच्चे स्वदेशी मूवमेंट। तो उस टाइम काफी अच्छे अच्छे लीडर मिले उस मूवमेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये जो 3 नेता थे, ये स्वदेशी मूवमेंट ने 1905 में मूवमेंट हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट या वंदे मातरम मूवमेंट उससे आया था। पेपर का आया हुआ प्रश्न है ये। इन्हीं को ही मॉडरेट बोला गया। धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने मतलब अपनी फिलोसफी चेंज करी और ये एक्सट्रीमिस्ट बने। ठीक है, और भी बहुत पॉपुलर लीडर थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। आपको पता हो गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के 2 शिष्य, एक गांधी जी एक जिन्ना। राइट, गांधी जी ने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस कहां पे दी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये आपका एनडीए में आया हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस कहां पे थी? तो गांधी जी के बच्चे पहली पब्लिक अपीयरेंस थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहां थी बच्चे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। उसी देखो, देख रहे हो आप यहाँ पे सूट बूट वाले गांधी, सूट बूट वाले गांधी। ठीक है, और यहाँ पर आके कैसे रहेंगे आपको पता ही है। ठीक है जी, इस सेशन में बहुत सारे
नेता प्रेजेंट थे, लेकिन गांधी जी को उस टाइम पर लोग सिर्फ इसलिए जानते थे कि साउथ अफ्रीका में कुछ अच्छा सा काम करा है। बीएचयू की ओपनिंग थी, उन्होंने बोला था कि भाई साहब बहुत बड़ा शो है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें, आपने वो मूवी देखी है रजनीकांत वाली द बॉस? उसमें जो भीख देता है गरीब को, नहीं वो नहीं सोचता कि मेरा भारत कैसा है कि एक तरफ तो कितने अमीर लोग और एक तरफ कितने गरीब लोग हैं, ये नहीं सोचता? बताओ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। राइट, वो वाला देखा हुआ है ना? तो वही वाला सीन इनका था, वही वाला सीन इनका था। राइट, इन्होंने बोला कि देखो हम कितने प्रिविलेज लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि भूख के कारण मर रहे हैं, और भूख के कारण मरने वाले लोग हैं फार्मर, और फार्मर वही बंदा होता है जो एक्चुअली हमारे लिए खाना उगा रहा है, लेकिन वही बंदा भूख से भी मर रहा है। ये बातें इन्होंने, ऐसी बातें इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ओपनिंग में इन्होंने बोली। ठीक है जी। उस टाइम पे 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ। उस टाइम पे एक बंदे थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आए कांग्रेस के लखनऊ सेशन में, और उन्होंने बोला गांधी जी हमारे साथ बिहार चलो। कह रहे क्यों? गांधी जी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कह रहे क्या बुरा हो रहा है? उन्होंने बोला कि गांधी जी हमें तिंथ काटिया सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। कह रहे तिंथ काटिया सिस्टम क्या होता है? कह रहे तिंथ काटिया सिस्टम होता है कि अगर आपके पास 20 हेक्टेयर जमीन है तो कंपल्सरी 3 हेक्टेयर पे आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। सर बहुत बुरी हालत है, सर मदद करो मदद करो मदद करो। तो गांधी जी 1917 में चले गए चंपारण, जो उनकी पहली मूवमेंट थी। ठीक है, वहां पे गांधी ने सत्याग्रह करा और जीत गए। 1918 में गांधी जी 2 कैंपेन में इन्वॉल्व हुए। पहले थे वो अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, उसके बाद थे वो खेड़ा सत्याग्रह। पेपर का प्रश्न है, इन तीनों मूवमेंट को ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले मूवमेंट कौन सी हुई बच्चे? चंपारण सत्याग्रह। दूसरी कौन सी हुई? अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। तीसरी कौन सी हुई? खेड़ा सत्याग्रह। तो दो तो चंपारण तो सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने बोला था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन मैं मजदूरों को उनका हक दिला के रहूंगा। एंड जो ये वाली इनकी मूवमेंट थी ना, जो सेकंड वाली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये पहली ऐसी मूवमेंट थी जहां पे गांधी जी ने भूख हड़ताल जैसे वेपन का यूज करा था। राइट। बच्चे कह रहे हैं डर लग रहा है। अरे डर लगेगा, ठीक है। 1914 से 18 आपको पता है 1914 से 18 क्या चला था? 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। हाँ जी, सर आपकी अनअकैडमी वाली पीडीएफ से हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग वाले पढ़ रहे हैं। चलो बच्चे ऐसे ही चलेगा, तुम टेंशन मत लो। एनडीए में पढ़ाई करने वाला, रिकमेंड होने वाला हर बच्चा सुमित सर का स्टूडेंट बनेगा। यही सुमित सर का ख्वाब है और तुम पूरी करोगे, इस ख्वाब को तुम पूरी करोगे। ठीक है। वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर की इमीडिएटली बाद अंग्रेजन लेकर आए थे बच्चे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? कोई बच्चा पूछ रहा है 40 रुपए देके, हेलो सर एनडीए दो 2022 की आंसर की कब तक दे दोगे? बाबूजी एनडीए दो 2022 के आंसर की थारा भाई सुमित बेंगलोर से देगा, बेंगलोर से देगा, सबसे सटीक देगा, बेंगलोर से देगा। कतई परेशान मत होना, एनडीए दो 2022 के आंसर की बेंगलोर से देंगे और कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ हम बेंगलोर से करेंगे 5 बजे। आप पेपर से निकलोगे, आपके सामने आंसर की आ जाएगी। रे क्या बात करते हो, बैठा है तुम्हारा भाई सुमित, उसका भी छोड़ो तुम, बट अभी पहले पेपर तो दे लो, पहले पेपर तो दे लो। हाँ जी। तो वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजन लेके आए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था बच्चे? नो वकील, नो दलील, नो अपील। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम भी जाना जाता है, जिसके तहत अंग्रेजन किसी को भी चाहे, मैं क्या कह रहा हूं, जिसके तहत अंग्रेजन किसी को भी चाहे जेल में डाल सकते थे। किसी को भी अंग्रेजन बच्चे जेल में डाल सकते थे। बात आई समझ में? नहीं आई? रोलेट एक्ट से बेसिकली फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम छीन गई।
रोलेट एक्ट से बेसिकली लोगों की फ्रीडम छिन गई। गांधी जी ने बोला मैं पूरे देश में एक प्रोटेस्ट करूंगा, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट उन्होंने करा और बंद का ऐलान करा। और ऐसा पहली बार हुआ, गांधी जी के एक बार बोलने पे पूरे देश में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। तो गांधी जी को एक बात समझ में आ गई कि हाँ भाई पूरा देश मेरे कहने पे चल लेगा। उसी रोलेट एक्ट के चलते आपको पता होगा कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पे जनरल डायर ने खुलेआम लोगों पे गोलियां चला दी, बहुत सारे लोग मर गए और रोलेट एक्ट की वजह से ही मतलब इतना मतलब बुरी हालत हुई। समझ रहे हो? तो गांधी जी ने इसी के चलते बोला मैं एक मूवमेंट लॉन्च करूंगा अंग्रेजन। उस मूवमेंट का नाम होगा नॉन कोऑपरेशन। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि भाई साहब स्कूल अटेंड करना बंद कर दो, कॉलेज अटेंड करना बंद कर दो, कोर्ट में मत जाओ, टैक्सेस मत दो। बेसिकली लोगों को बोला गया कि जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपके रिश्ते नाते हैं उनको तोड़ दो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने बोला कि अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ढंग से करते हो तो आपको 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा। इसी टाइम पे गांधी जी ने हाथ मिला लिया खलीफा से। हाथ किससे मिला लिया गांधी जी ने? मतलब खिलाफत मूवमेंट से कह रहा हूं मैं, खिलाफत मूवमेंट से हाथ मिला लिया उस टाइम पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज खलीफा को हटा दे तो क्या तुम जीने दोगे क्या? अगर आज खलीफा को हटा दे तो क्या तुम जीने दोगे? बोला हाँ या ना? अच्छा कल अपनी एक मैराथन शाम वाली दूसरी जगह पे रख ले, हम बताओ। कल मैंने अभी वैसे लगा दी है इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन, लेकिन क्या उसको अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे रख ले? अरे वहां रख लेते हैं, कल उसको अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे रखेंगे उस मैराथन को। ठीक है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है भैया, आपको तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, आपको तो पढ़ना है, आप पढ़ो। ठीक है, कल आपकी इंडियन ज्योग्राफी लगा देंगे, अभी अपने चैनल पे लगी हुई है, बट कल इसको वहां लगा देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई, चलो भाई, बात आई समझ में? नहीं आई? तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर दिया था। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर दिया था और बोला कि अगर मैं मुस्लिम्स का यहां पे सपोर्ट कर दूंगा तो सारे मुस्लिम मेरे फेवर में आ जाएंगे, सारे मुस्लिम मेरे फेवर में आ जाएंगे। और इस तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट तैयार हुई जिसका नाम था बच्चे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी के अमेरिकन बायोग्राफर थे लुइस फिशर। पेपर का प्रश्न है कि कौन से बंदे थे और गांधी जी को कवर कर रहे थे, तो लुइस फिशर। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीसफुल थी लेकिन नेगेटिव थी। ठीक है, पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव, मतलब उतनी पीसफुल नहीं थी लेकिन बहुत इफेक्टिव थी। एंड आप एक बात याद रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से गांधी जी एक्चुअली में नेशनल लीडर बने थे।
नॉन कोऑपरेशन लीडर से गांधी जी एक्चुअली नेशनल लीडर बने थे। और 1857 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंग्रेजों की तशरीफ इतने बड़े लेवल पे किसी ने हिलाई थी। अंग्रेजों की तशरीफ इतने बड़े लेवल पे किसी ने हिलाई थी। ठीक है, उसी टाइम पे कांड हुआ एक चोरा चोरी कांड, जहां पे हम भारतीयों ने मिलके क्या करा, एक पुलिस स्टेशन था जिसका नाम था चोरा चोरी, गोरखपुर में, उसको जला दिया। उसमें 22 पुलिस वाले मर गए, उसमें से एक भी इंडियन नहीं था। गांधी जी ने इसके चलते इस मूवमेंट को वापस ले लिया। बोला हमें यही नहीं पता कौन अपने कौन पराए, हम तो अपने भाइयों को मारने पे लग गए, तो अब हम स्वराज के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने वापस ले ली मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले ली और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 1922 में, बिकॉज उन्होंने एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करा था। इस वजह से गांधी जी को बच्चे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने वो कर दिया जो उन्होंने 1916 में बीएचयू में बोला था। उन्होंने बोला था कि एक आम बंदा हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट होना चाहिए, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो गया। एक आम नागरिक भी अब भारत की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बच्चे पार्ट हुआ करता था। ठीक है जी, उसी टाइम पे गांधी जी को टाइटल मिला भाई साहब महात्मा का। उसी टाइम पे गांधी जी को टाइटल मिला महात्मा का। ठीक है, इसी टाइम पे लोगों ने गांधी जी को महात्मा बोला भाई साहब। ठीक है जी, इसी टाइम पे गांधी जी सिंपल धोती पहनने लग गए थे। गांधी जी ने चरखा को सिंबल बना दिया। जब गांधी जी ने बोला स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, तो लोग करेंगे क्या? लोग घर पे बैठ जाएंगे। तुम लोग जब घर पे बैठते हो तब क्या होता है? बताओ क्या करते हो? जब तुम्हारा घर खाली होता है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, तुम घर पे बैठ के क्या करते हो? अपने हाथों से काम करते हो, अपने हाथों से काम करते हो। गांधी जी ने बोला अपने हाथ चलाओ। हाथ चलाने में तो हम एक्सपर्ट हैं। हमें हाथ में चरखा दे दिया, तो लोगों ने बहुत हाथ चलाए। लोगों ने बहुत हाथ चलाए, चरखा चला उस टाइम पे। चरखा उस मूवमेंट का सिंबल बन गया। चरखा इस मूवमेंट का सिंबल बन गया भाई साहब। ठीक है, स्पिनिंग व्हील इस मूवमेंट का सिंबल बन गया। ठीक है, इसी टाइम पे गांधी जी को गांधी बाबा बोला गया, गांधी महाराज बोला गया, महात्मा बोला गया। आपसे कोई पूछ ले कि ये सब नाम गांधी जी कब पढ़े, तो आपको पता होगा। एक बार इसको पढ़ना फटाफट से पढ़ो एक बार इसको। हेलो, ठीक है भाई, ये गांधी जी के नाम हो गए। ये गांधी जी के नाम दिए गए। अच्छा, गांधी जी पता है ना लॉयर थे। गांधी जी अफ्रीका क्या करने गए थे? आप बताओ, गांधी जी अफ्रीका क्या करने गए थे? जल्दी से बताओ, किस किस को पता है कि गांधी जी अफ्रीका क्या करने गए थे? चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। नहीं, ये करने नहीं गए थे। गांधी जी गए थे भाई साहब वहां पे केस लड़ने। ठीक है, तो गांधी जी बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे, बहुत दिमाग था उनमें। ठीक है, वो तो यहाँ पे धोती कुर्ती पहन के ऐसे रहते थे, पढ़े लिखे बंदे थे बहुत गांधी जी। ठीक है चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। चलो जी, अब गांधी जी के बहुत सारे सपोर्टर आ चुके थे। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी गांधी जी को सपोर्ट करा, जैसे कि जीडी बिरला। ठीक है, ये उस टाइम के समझ रहे हो, बिरला ग्रुप के मालिक। उस टाइम पे गांधी जी की को एडमायर करा। इन्होंने बोला कि भाई साहब यही तो बंदा है जो गरीब लोगों के लिए खड़ा है। वही गरीब लोग तो हमारी इंडस्ट्री में आके काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी के अगेंस्ट थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, इसी टाइम पे, इसी मूवमेंट के बाद गांधी जी को बहुत टैलेंटेड लोगों का सपोर्ट मिला, जैसे कि जेबी कृपलानी इनके सपोर्टर बने, महादेव देसाई इनके सपोर्टर बने, वल्लभ भाई पंत बने, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी, ये सब इनके शिष्य बन गए। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू भी इनके शिष्य बने। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? ठीक है, गांधी जी को 1924 में जेल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, और उन्होंने उस तब तक बहुत खादी वहां पे चलाया। वहां पे गांधी जी ने एक और चीज चली, तो उन्होंने वहीं पे डिसाइड करा कि वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करेंगे। आप बताना, भारत के संविधान में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17
बोला गया है, ये गांधी जी ने उस टाइम पे सोची थी बात ये, ठीक है। उन्होंने बोला हम आजाद हो जाएंगे तब भी कुछ फायदा नहीं है, हमें आजाद होना है सोशल एविल से, ये अनटचेबिलिटी जैसे सोशल एविल से, चाइल्ड मैरिज से, इन सब से हमें आजाद होना है। गांधी जी की एक मूवमेंट पूरी होगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन यहां से बन गए। अगर किसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। बोलो हाँ या ना। इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा, मैं इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा, आपको टेंशन मत लेना, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना। लेकिन जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं चुपचाप बस सुनते रहो। चाहो तो फोन को रख लो आगे, फोन को रख लो यहाँ पे और आराम से काम लगा के, सुमित सर का शो चल रहा है उसको देखते रहो। जो जो मैं बातें बता रहा हूं इन बातों से पेपर में प्रश्न फंसेंगे, देख लेना आप। मैं बता रहा हूं, मैं पेपर में प्रश्न फंसेंगे इन बातों से, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जी, बेहतरीन हो गया मामला। बहुत बढ़िया। चिरोदीप अभी तुम यहां से पढ़ लो। मैंने बताया गांधी जी की 3 मूवमेंट थी। दूसरी मूवमेंट है दिस इज सोल्ट सत्याग्रह, दिस मूवमेंट इज सोल्ट सत्याग्रह भाई साहब, ठीक है। तो सोल्ट सत्याग्रह ध्यान से सुन लो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गई। गांधी जी ने बोला चलो मैं अपना थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म वाले काम करता हूं, लेकिन 1928 में गांधी जी ने बोला अब अपन का टाइम दोबारा आ गया है वापस से पॉलिटिक्स में घुसने का, वापस से पॉलिटिक्स में घुसने का अपन का टाइम वापस आ चुका है। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, जो साइमन कमीशन 1928 में आया। जैसे साइमन कमीशन भारत में आया, बोला गया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये बोला गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये बोला गया। क्यों बोला गया? साइमन कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन आया था कि भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके, हमें क्या मतलब, हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन इसलिए भारत आया था बच्चे, इसलिए भारत आया था साइमन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि चाचा आप हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर तय करने जा रहे हो बिना हमारे, चाचा आप हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर तय करने जा रहे हो बिना हमारे, चाचा ऐसा नहीं चलेगा। हमें अगर हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर तय कर रहे हो तो भाई साहब आप हमारा पार्टिसिपेशन रखो। तो पूरे देश में साइमन गो बैक चलता रहा। और इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय साहब उस टाइम पे। इसी टाइम पे 1929 में कांग्रेस का हिस्टोरिक लाहौर सेशन हुआ, जिसमें एक तो जवाहरलाल नेहरू जो कि बहुत ही यंग बंदे थे, उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। एक ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी, और यही एनडीए का प्रश्न भी था कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग कब करी है? तो जी 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी। और यहीं पे हमने ये डिसाइड करा कि 26 जनवरी 1930 को भारत अब इंडिपेंडेंस डे बनाया करेगा, भारत इंडिपेंडेंस डे बनाया करेगा, ठीक है। और गांधी जी ने यह भी बोला कि हर गांव हर शहर भाई साहब इंडिपेंडेंस डे बनाया करेगा 26 जनवरी। इसी वजह से 26 जनवरी डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बाद में इसको रिपब्लिक डे बनाना हमने स्टार्ट कर दिया, कि बाद में हमने इसको रिपब्लिक डे बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने अनाउंस करा 1930 में कि वो एक आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन होगा अंग्रेजों के खिलाफ का है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे लॉ बना रखे हैं, ऐसे टैक्सेशन लॉ है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला क्या? गांधी जी ने बोला हमको नमक खाने को मांगता है। कह रहे नमक क्यों खाना है? कह रहे हमको खाना है, मतलब खाना है। कह रहे नमक खा लो, फिर मना किसने करा है? कह रहा है लेकिन नमक पे मैं टैक्स क्यों दूं? जमीन मेरी, उस जमीन से आने वाला नमक मेरा, अंग्रेजन कहां से आ गए? अंग्रेजन को मैं टैक्स क्यों दूं? अंग्रेजन को मैं नमक क्यों खिलाऊं? अंग्रेजों के पास गए। उस टाइम पे इरविन हुआ करते थे, उस टाइम पे इरविन हुआ करते थे, इरविन वाइसरॉय थे। इरविन के पास जाके पकड़ा दिया उनके हाथ में। कह रहा ये लो पकड़ो मेरा पर्चा। उनके हाथ में अपना पर्चा पकड़ा दिया, जिसमें टोटल 11 डिमांड लिखी हुई थी। उन 11 डिमांड में एक डिमांड थी कि हम नमक पे टैक्स नहीं दूंगा, हम नमक पे टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो इरविन ने बोला मिस्टर गांधी आप हमको एक बात बताओ। गांधी जी ने बोला बोल बेटा इरविन क्या बताऊं? बोला मिस्टर गांधी आज तक जिसने भी भारत देश पे रूल किया सबने नमक पे टैक्स लिया। तो एक बात बताओ मिस्टर गांधी कि हमें टैक्स क्यों नहीं दोगे?
गांधी जी ने उस टाइम पे बहुत ही गजब की बात बोली थी। गांधी जी ने बोला था, सुन रहे इरविन, आज तक जिसने भी हमसे टैक्स लिए वो हमारे देश में खर्च करा, और तुम अंग्रेजन लोग, तुम भरोसे वाले, तुम हमसे टैक्स लेते हो और इंग्लैंड में जाके खर्च करते हो, इसलिए हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो भाई उस टाइम पे गांधी जी ने नमक को मुद्दा बनाया और बोला कि मैं अब नमक को लेके लड़ूंगा, और कांग्रेस में बोल दिया कि भाई साहब तुम मुझे नमक बनाने दो, मैं अपने देश को नमक बना के आजादी दिला दूंगा। लोगों ने बोला क्या बात कर रहे हो जनाब, नमक बना के आजादी कौन दिला सकता है? गांधी जी ने बोला, थारा भाई मोहनदास करमचंद गांधी नमक बना के देश को आजादी दिला देगा, और ऐसी आजादी दिला देगा, ऐसी आजादी दिला देगा कदे किसी ने सोची ना होगी। लोगों ने बोला सच्ची, गांधी जी ने बोला मुच्ची। ठीक है, लोग नहीं समझ पाए गांधी जी क्या करना चाहते थे, ना ही ब्रिटिशर समझ पाए गांधी जी क्या करना चाहते थे। गांधी जी ने बोला मैं एक सोल्ट मार्च निकालूंगा, मैं एक सोल्ट मार्च निकालूंगा, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से सोल्ट मार्च स्टार्ट करी, और गांधी जी पैदल चलते गए और उनको पहुंचना था डांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंचे। वो वाली बात थी ना, हम चलते रहे और कारवां जुड़ता चला गया, वो हम चलते रहे कारवां जुड़ता चला गया। गांधी जी ने 72 लोगों के साथ सोल्ट मार्च स्टार्ट करी थी, और ये पहली ऐसी मार्च थी जिसमें पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने बड़े लेवल पे महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, इतने बड़े लेवल पे महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, इतने बड़े लेवल पे ये पहली बार हो रहा था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था ये। ठीक है, बोलो आई बात समझ में नहीं आई? बोलो आई बात समझ में नहीं आई? बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है जी, मजे आ रहे हैं, हिस्ट्री में बोर तो नहीं हो रहे? ओपी लगड़ी गांधी जी आपको मजे दिला रहे हैं। ठीक है भाई, गांधी जी चलते चले गए, कारवां जुड़ता चला गया। 72 लोगों से स्टार्ट करा था, 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया, और पहली बार ऐसा हो रहा था वर्ल्ड में महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा था। महिलाएं क्यों? नमक कहाँ यूज होता है किचन में? किचन का कौन यूज चलाती है? महिला चलाती है। किचन कौन चलाती है? महिला चलाती है। तो भाई साहब लोग जुड़ते चले गए। ठीक है जी, जबरदस्त काम होता रहा, जबरदस्त काम होता हुआ। गांधी जी चुपचाप चलते रहे, स्ट्रेंथ गैदर होती रही। स्टार्टिंग में कुछ अमेरिकन मैगजीन जैसे कि टाइम, उन्होंने स्टार्टिंग में गांधी जी का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनको समझ में आया वाह पूरा वर्ल्ड, इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे यही देखना चाहता था कि कौन आ गया ये आदमी जो कह रहा है कि मैं नमक बना के देश को आजादी दिला दूंगा, और आजादी भी किससे? आजाद भी माइटीएस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, अंग्रेजों से कोई बंदा कह रहा है कि मैं नमक बना के आजादी दिला दूंगा। लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन उस टाइम पे अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम ने इसको पूरा कवर करा, गांधी जी की इस पूरी मूवमेंट को कवर करा, और देखना चाह रहे थे कि कैसे आजादी मिलेगी, कैसे आजादी मिलेगी। ठीक है, लेकिन गांधी जी का इसमें कुछ और ही मोटिव था। गांधी जी इससे आजादी क्या, इससे पॉपुलैरिटी चाहते थे। जब टाइम मैगजीन ने कवर करा, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी मैगजीन थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि एक तो कोई गांधी जी है जो उसको जो भारत को आजादी दिलाएगा, ठीक है, नमक बना के। तो लोग पूरे उसमें यही देखते रहे कैसे होगा कैसे होगा। वो हुआ कुछ नहीं, बट पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पता लग गया कि देयर इज समवन नोन एज मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहा है। देयर इज समवन नोन एज मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहा है। ठीक है,
बहुत जबरदस्त। अमेरिका में, यूरोप में लोगों को पता लग गया, ठीक है, ये इंपोर्टेंस बता रहे हैं उसकी, पहली चीज। सेकंड, पहली इंपोर्टेंस ये थी कि पूरे वर्ल्ड में गांधी जी पॉपुलर हो गए और भारत की फ्रीडम स्ट्रगल का पूरे वर्ल्ड में जानकारी होगी। दूसरा था कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन इतना जबरदस्त हुआ, इतना लार्ज लेवल पे हुआ, ठीक है, कि इस टाइम पे मतलब लोगों को यही समझ में नहीं आया कि कितनी ज्यादा महिलाएं भी आ सकती है, किसी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बन सकती है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को बोला था कि भाई साहब इस मूवमेंट को सिर्फ मैन तक वो मत करो, आप इसको वुमेन को भी लीड करने दो, ठीक है। तीसरी में सबसे सिग्निफिकेंट बात ये थी कि ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया कि भाई साहब अब इंडियंस शांत नहीं बैठेंगे, कभी ना कभी तो, अब इंडियंस शांत नहीं बैठेंगे, कभी ना कभी तो इंडियंस को पावर देनी ही पड़ेगी, इंडियंस को पावर देनी ही पड़ेगी कभी ना कभी तो, इसमें कुछ दो राय नहीं है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, ठीक है। इसी टाइम पे अंग्रेजों ने बोला कि देखो जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का पर्पस था कि भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना और भारत का फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, बढ़िया सा भारत का फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, ये पर्पस था, ये पर्पस था, ठीक है। अब साइमन कमीशन इसलिए आया था, साइमन गो बैक हम कहते रहे, बट साइमन गो बैक हुआ नहीं, साइमन गो बैक हुआ नहीं। साइमन वापस गया पूरी भारत का दौरा करने के बाद, और पूरे भारत के दौरा करके उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट उसने जाके सौंपी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला ये लो अब बना लो फ्यूचर भारत का स्ट्रक्चर। भाई साहब उस रिपोर्ट के बेसिस पे अंग्रेजों ने बोला क्यों ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, जिसमें अंग्रेजों ने सारी इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करा कि आप आओ और बैठ के बताओ कि भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 नवंबर में हुई, बट क्या कांग्रेस ने अटेंड करी? द आंसर वाज नो, द आंसर वाज नो, कांग्रेस ने अटेंड नहीं करी, कांग्रेस ने अटेंड नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो हम नमक बना रहे थे, हम उस टाइम पे तो नमक बना रहे थे, यस, बहुत बेहतरीन। उसी टाइम पे गांधी, अब देखो ये तो वो वाला सीन हो गया, ये तो वो वाला सीन हो गया कि गांधी जी, सॉरी, जैसे भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? राउंड टेबल, एक सेकंड रुक जाओ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए बुलाया गया था ताकि हम जनता की बात सुन सकें, ताकि अंग्रेजन चाह रहे थे कि हम ना जनता की बात सुन सके। समझ रहे मेरी बात को? अब जनता की बात कैसे सुनोगे? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। और उस टाइम से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी बताना जरा? उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही कांग्रेस थी। तो भाई साहब ये तो वो हो गया बिना दूल्हे की बारात, सारी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, बट जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात पूरी जनता सुनती है दैट इज कांग्रेस, वही नहीं आई। तो ये वो वाला सीन हो गया था, बिना दूल्हे की बारात। अच्छा जी, डिसाइड हो गया है, कल शाम को 9 बजे आपकी ज्योग्राफी की मैराथन है अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज ही बोल रहा हूं, सुन लो, फिर बोलो सर मैराथन नहीं लगाई। कल शाम को आपकी इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन है अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है।
तो जी अब बात हुई कि अगर अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो चाचा जी एक बात तो बिल्कुल फिक्स है कि हमें सबसे पहले तो एक चीज करनी चाहिए कि हमें गांधी जी, आप मेरी मेरी क्लास है वहां पे, कि हमें पहले गांधी जी से बात करके बोलना चाहिए जी आप आओ और इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, वरना कोई फायदा नहीं है इस चीज का, वरना कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ये बात क्लियर हो गई। तो यही बात गांधी जी को मनाने के लिए पहुंचे और एक पैक्ट साइन हुआ, दैट इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। उसके चलते मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ एंड सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा जो भी सॉल्ट मार्च के दौरान पकड़े गए थे। बस उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि वॉयलेंस के दोषी है। और वॉयलेंस का दोषी कौन था उस टाइम पे? वॉयलेंस का दोषी कौन था? हमारे तीन हीरो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। यही वो गांधी इरविन पैक्ट है जिसको ब्लेम करा जाता है कि गांधी जी चाहते तो हमारे तीन भाइयों को बचा सकते थे, गांधी जी अड़ सकते थे, बट गांधी जी अड़े नहीं। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हमारे तीन भाइयों को गांधी जी ने मरवाया, मैं बोलता हूं कि मरवाए नहीं, बचा सकते थे, बचाए नहीं। इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे लंदन, ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने डिसाइड करा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लंदन में गांधी जी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई जितनी भीड़ कभी वहां के प्राइम मिनिस्टर को देखने को नहीं आती है। लोग पगला गए, लोग देखना चाहते थे वो कौन आदमी है जो नमक बना के आजादी दिलाना चाह रहा था, वो कौन आदमी है जो जिसने ब्रिटिश एम्पायर की तशरीफ हिला दी, कौन है वो आदमी। उस आदमी को लोग देखना चाह रहा था, उस आदमी को लोग देखना चाह रहा था। और जब गांधी जी निकल के आए तो गांधी जी भाई पतले से सूखे से धोती कुर्ती पहरे हुई, वहां पे ठंड थी तो शॉल और डाल ली। लोगों ने बोला ये फकीर जैसा दिखने वाला आदमी ये लोगों को आजादी दिलाने की बात कर रहा था नमक बना के। अरे हम तो शुरू से बोलते आए हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं भाई साहब, और फकीर आदमियों ने ही तशरीफ पिलाई है लोगों की, फकीर आदमियों ने तशरीफ पिलाई है भाइयों बहनों, ठीक है। लेकिन वहां पे जाके गांधी जी को घेर लिया गया, गांधी जी को हर चीज के लिए वो करा गया, ठीक है, ब्लेम करा गया। अल्टीमेटली गांधी जी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वापस आ गए। ये उस टाइम की फोटो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। उस टाइम के वाइसरॉय थे विलिंगडन। विलिंगडन ने अपनी बहन को लिखा था, इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वॉजंट फॉर गांधी। गांधी से बहुत परेशान थे ये, ठीक है। इन्होंने ये भी लिखा कि मैं देख रहा हूं कैसे अमेरिकन प्रेस कह रही है कि कितना वंडरफुल आदमी है, लेकिन बात यह है कि बहुत ही अनप्रैक्टिकल बंदा है, सुपरस्टिशंस में बिलीव करता है, ठीक है। गांधी जी अलग ही लेवल का आदमी है, ठीक है। तो जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन अंग्रेजों ने बोला कांग्रेस पार्टिसिपेट ना करे तो ना करे, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन अंग्रेजों ने राउंड टेबल बेसिस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया। उसी एक्ट के अंतर्गत इलेक्शन होने थे। 1937 में इलेक्शन हुए। 11 प्रोविंसेस उस टाइम पे हुआ करते थे। उस 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। वहीं पे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट करा और ब्रिटेन ने बाय डिफॉल्ट भारत को उस वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना दिया बिना कांग्रेस से पूछे। कांग्रेस ने बोला कि क्या आप गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी देखे हो? क्या आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देखे हो? अंग्रेजों ने बोले गैंग्स ऑफ वसेपुर ये कौन सा मूवी है? बोले गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपने वो वाला सीन नहीं देखा क्या, हुमा कुरैशी वाला और वो सिद्दीकी वाला? कह रहे वो कौन सा था? कह रहे उसमें होता है परमिशन लेना चाहिए। वो उसको टच कर देता है, हुमा कुरैशी बोलते हैं ऐसे कैसे टच कर दिए, परमिशन लेना चाहिए था ना, परमिशन लेना चाहिए था। तो इन्होंने बोला जी आप वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हमसे परमिशन का ही नहीं लिए, और इस चक्कर में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया 8 के 8 प्रोविंसेस में, ठीक है। लेकिन अंग्रेज उस टाइम पे सपोर्ट चाहते थे कांग्रेस का, बिकॉज कांग्रेस सपोर्ट करेगी तभी तो सैनिक जाएंगे, तभी तो सैनिक जाएंगे। तो जो उस टाइम पे डील चलती रही, वो हम बोल रहे थे मैं आजादी दे दो, वो आजादी देने को तैयार नहीं थे, अलग अलग ऑफर दे रहे थे। सबसे पहले 1940 में 1940-41 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट करे। 1940 में मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें मुस्लिम्स के अलग से देश चाहिए।
अलग से देश चाहिए। 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसमें जिसने भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात करी, डोमिनियन स्टेटस देने की, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हमने मना कर दिया कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अपने को तो फुल आजादी या फिर डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन टाइम बता दो कब दोगे। इसी टाइप से क्रिप्स मिशन आया, जिस क्रिप्स मिशन ने ऐसी बातचीत करी किसी तरीके से कांग्रेस को मना ले, कांग्रेस को मना ले। इस क्रिप्स मिशन को तो गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का चेक भी बोला, पोस्ट डेटेड चेक भी बोला। अपनी तस्वीर संभालो, क्या हमें आजादी दिलाओगे। लास्ट मूवमेंट हुई, दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की आखिरी मूवमेंट थी, ठीक है, आखिरी मास मूवमेंट थी, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये। इसमें अलग अलग लोगों ने सपोर्ट करा, लेकिन मेजर सारे कांग्रेस के लीडर गिरफ्तार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, इन लोगों ने सपोर्ट करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट थी, इसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आए जो बहुत ज्यादा एनर्जाइज थे, लेकिन सारे के सारे कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया था। इस टाइम पे जिन्ना अपना मस्त काम कर रहे थे, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे थे वो, ठीक है। गांधी जी को जेल में डाला, बट 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था, ठीक है। इस टाइम पे ये जिन्ना उस टाइम पे लगातार काम कर रहे थे, लोगों को मना रहे थे कि हमें अलग से देश चाहिए, हमें अलग से देश चाहिए, ठीक है। उस टाइम के वाइस रहे थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल, ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड वेवल ने कोशिश करी कि भारत की कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में कुछ सेटलमेंट बन जाए, लेकिन कुछ सेटलमेंट हुआ नहीं, ठीक है। 1940 में जब इलेक्शन हुए तो भाई मुस्लिम जो लीग थी उतना, मतलब मुस्लिम लीग जीत गई, लेकिन सिर्फ रिजर्व सीटों पे बस, उसके अलावा कहीं नहीं जीत पाई, ठीक है जी। लेकिन एक फेडरल सिस्टम पे वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसी टाइम पे मुस्लिम लीग बोलती है कि आप हमें अलग से देश नहीं दे रहे हैं, हम खुद ले लेंगे। उन्होंने प्लान करा डायरेक्ट एक्शन डे, उन्होंने प्लान करा डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या था कि भाई साहब, उन्होंने बोला हम खुद ले लेंगे आपसे पाकिस्तान, अगर आप नहीं दे रहे हो तो। भाई जहाँ पे हिंदूज ज्यादा थे उन्होंने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम ज्यादा थे उन्होंने हिंदूज को मारा, और देखते देखते कलकत्ता जैसे शहर में एक ही दिन में 2 दिन में मैक्सिमम 3-4 हजार लाशें पड़ी हुई थी। और ये वहां से दंगे फैले, वहां से फैले बिहार में, वहां से फैले यूपी में, और फैलते फैलते पूरे देश में फैल गए भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब होता रहे, इसमें कोई कहना ना पड़े। इसी टाइम पर अंग्रेजों घबरा गए, अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम तो 15 अगस्त को पावर तुम्हें देके हम तो निकलते हैं, ठीक है जी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। गांधी जी उस टाइम पे यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं थे। गांधी जी उस टाइम पे देश में दंगे शांत करवा रहे थे, हिंदू मुस्लिम में दंगे शांत करवा रहे थे। रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे, उस टाइम पे गांधी जी रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे। बंगाल में जहां दंगे थे उनको शांत करवा रहे थे। फिर दिल्ली आ गए, वहां पे उन्होंने दंगे शांत कराए। पंजाब गए, वहां पे दंगे शांत कराए, ठीक है। 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मार दी नाथूराम गोडसे ने, एक्सट्रीमिस्ट थे बंदे वो। उन्होंने बोला गांधी जी मुस्लिम्स के वो थे, ठीक है। टाइम मैगजीन, जिसने कभी गांधी जी का मजाक उड़ाया था, उसने गांधी जी को कंपेयर करा अब्राहम लिंकन जी से। ये तो वैसे उनके लेटर्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। और इस तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का रोल खत्म हो गया। ये टेबल और देख लो बस। 1915 में गांधी जी भारत आए, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद एंड खेड़ा, 1919 में रोलेट एक्ट आया, 1919 में जलियांवाला बाग आया, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, 1929 में पूर्ण स्वराज के मांग पे, 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिनको दांडी मार्च बोलते हैं, 31 में गांधी रिविन पैक्ट, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, 1946 में कुछ नहीं खास। बोलो हो गया या नहीं हो गया? करता हूं एनिमल लवर, उसको करता हूं आज मैं। बोलो ओपीएम मामला नहीं है?
यहां से क्वेश्चन आगे कर दोगे? बोलो, यहां से क्वेश्चन आगे कर दोगे? आए ना, बोलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए, उसमें कंजूसी ना दिखे। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है जिसमें पार्टीशन को समझ रहे हैं। पार्टीशन ऐसी घटना है जिसमें एक्चुअल फिगर्स पे आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी इस चैप्टर में पार्टीशन को समझने की कोशिश करी गई है। 1937 में इलेक्शन हुए थे, मैंने बताया था, उसमें 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस सरकार बनाई थी, बट उस टाइम पे हर एक बंदे के पास ऐसे वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। हर एक बंदे के पास उस टाइम पे ऐसे वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते, केवल 10 से 12% लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। ठीक है। मुस्लिम लीग एक्चुअली यूपी में मुस्लिम लीग ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, बट कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। वहां से मुस्लिम लीग की बच्चे ईगो हर्ट हो गई थी। मुस्लिम लीग ने बोला हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और खुद का अलग देश ही इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये वाली बात उस टाइम पर हुई थी। मुस्लिम लीग एक्चुअली मुस्लिम लीग की ईगो हर्ट हो गई थी, मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना पाई थी। 1940 से मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन इतना कुछ खास उनकी तरफ से डिक्लेरेशन नहीं था। 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने मांगा, इससे पहले तो मुस्लिम लीग ने तो नहीं मांगा था और लोगों ने मांगा था। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, उन्होंने 1930 में बोला था कि भाई साहब एक ऐसा देश होना चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो। उस चीज को बाद में हवा दी गई, उस चीज में बाद में इसको हवा दी गई, जिन्ना ने इसको हवा दी, उसको बता दिया या तो ऐसे या वैसे। बोला हाँ, ठीक है। हाँ जी, 1946 में इलेक्शंस हुए, कंपेरेटिवली मुस्लिम लीग ने बेटर परफॉर्म करा। 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान भारत में भेजा गया, जिसका काम यह था कि वो देखा जाए, कि वो देखे कि भारत को पावर ट्रांसफर कैसे होनी है, भारत में एक संविधान सभा बनाए, भारत में एक संविधान सभा बनाए। ठीक है बाबू, नहीं आए समझ में? इस टाइम पे गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी एंड खान अब्दुल गफ्फार खान पूरे देश में दंगे शांत करवा रहे थे। वैसे ये देखो लोग कैसे खड़े हुए हैं। जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया तो कांग्रेस को ना, उसकी मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि अब तो हमें कुछ मिल जाएगा, उन्हें उम्मीद थी कि अब तो हमें कुछ मिल जाएगा, बट इससे भी कुछ मिला नहीं। इससे वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो गए। इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे वाला जो स्टेप था वो उठाया। ये भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, भारत के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। बहुत बुरी हालत थी। ये देख लो, देखो देखो देखो, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने बोला कि एक अलग से देश होना चाहिए। 1931 में कैम्ब्रिज के पढ़े हुए चौधरी रहमत अली ने बोला पाकिस्तान नामक देश होना चाहिए। 1940 में मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लाहौर सेशन में।
राइट। कैबिनेट मिशन प्लान आया, मुस्लिम लीग ने बोला डायरेक्ट एक्शन करेंगे हम। 16 तारीख को डायरेक्ट एक्शन डे करा गया। मार्च 1947 में डिसाइड करा गया कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के लिए अलग से देश बनाएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान देश की स्थापना हुई। ठीक है, बोला हाँ। ये चैप्टर इंपोर्टेंट बन जाता है, पॉलिटिकल बातें बट मॉडर्न हिस्ट्री में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर, बच्चे जो बच्चा बार बार ऑफलाइन कोचिंग का पूछ रहा है, ऑफलाइन कोचिंग मेरी दिल्ली में है, कंप्लीट डिटेल वीडियो आ जाएगी। सीट्स आर लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। learnwithsumit.in पे रजिस्ट्रेशन होता है 2000 रुपए में जाके। 3 महीने, 6 महीने के, 2 महीने कोर्स है, 2 टाइप के कोर्स है। दिल्ली द्वारका मोड़ स्थित है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन करा लो, ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। बाकी कंप्लीट डिटेल वीडियो आएगी। वैसे एक होम पेज पे पड़ी हुई ये वीडियो देख सकते हो। कल पॉलिटी की कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, आपको पता नहीं लगा, बहुत बड़ा चैप्टर हमने कर लिया, अब तो बहुत आराम से निपट जाएगा, टेंशन मत लो। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तो बहुत इजी है। ये चैप्टर कल आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, बस उसी से हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको हम पहले पढ़ रहे हैं। हमारा संविधान इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से, बट अडॉप्ट कब कर लिया था हमने, इनेक्ट कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट बना दिया, कोई मजाक की बात नहीं थी, बहुत स्टडी करा गया है। ठीक है, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, अप्रोक्सीमेटली 3 साल, और टोटल 11 सेशंस हुए भाई साहब संविधान असेंबली के। ठीक है, 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स लास्ट दंगे थे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के। हाँ जी, संविधान सभा एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी भाई साहब, एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जिसमें बंदों को चुना गया था, जिसमें बंदों को चुना गया था जो प्रोविंशियल असेंबलीज होते थे उनसे, प्लस में जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उन्होंने नॉमिनेट करा था, बच्चे नॉमिनेट पड़ा था। बट संविधान सभा में ज्यादातर लोग कांग्रेस के थे, बिकॉज कांग्रेस ने जनरल इलेक्शन जीते थे, स्टेट्स में उनकी सरकार हुआ करती थी, तो इसलिए यहाँ भी ज्यादा थे। ठीक है, तो इस वजह से जिन्ना बड़े परेशान थे कि ये जो भी बनाएंगे ये तो अपना सोच के बना लेंगे, मेरी तो कोई पूछ नहीं होगी। ठीक है, 82% मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कांग्रेस मेंबर्स। ठीक है, ओरिजिनली 300 मेंबर थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे ज्यादा रोल निभाया। नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो मैंने कल बताया था, प्रीएम्बल, उन्होंने वो प्रपोज करा था। नेशनल फ्लैग उन्होंने प्रपोज करा था, ट्राई कलर होगा, ये सब जितनी भी आज जैसा नेशनल फ्लैग देखते हैं वो उन्होंने प्रपोज करा था। पटेल जी ने बिहाइंड द सीन्स काम करा था, उन्होंने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा था। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हर चीज को संभाला उन्होंने। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जी हुआ करते थे, बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक बोला जाता है। ठीक है, बट मतलब बेसिकली बी आर अम्बेडकर को नेहरू जी बनाना नहीं चाह रहे थे कुछ भी, लेकिन गांधी जी के बोलने पे बी आर अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो सबसे इंपोर्टेंट था। इनके साथ साथ 2 बंदे बहुत इंपोर्टेंट थे, के एम मुंशी एंड अलाउद्दीन कृष्णमाचारी, ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। इसके अलावा बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारे काम करे ताकि संविधान लिखा जा सके। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एस एन मुखर्जी,
बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा था। ओवरऑल 3 साल का लगभग समय लगा था जब हमारा संविधान भाई साहब बन के तैयार हुआ था। संविधान बन के तैयार हुआ था 13 दिसंबर 1946 को गांधी जी ने, सॉरी, नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास, मतलब प्रपोज करा था। ठीक है। एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई थी उस टाइम के लॉर्ड वेवल ने, जिसमें खुद प्रेसिडेंट थे, बाकी लोग वाइस प्रेसिडेंट और ये सब थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो देश के लोगों की बेसिकली मदद करे। ठीक है। भारत का बहुत अच्छा संविधान है भाई साहब। माउंट बैटन चचा, वैसे तो ये जिन्ना अली जी है। ठीक है। माउंट बैटन चचा स्पेशली भारत भेजे गए थे कि भारत का पार्टीशन करके आओ। उन्होंने रेड क्लिफ बंदे को अपॉइंट कर लिया, इसलिए आज हम रेड क्लिफ लाइन से जानते, उसको जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट का जिक्र करा गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 356 में बोला गया जब भी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो गवर्नर रूल करेगा प्रेसिडेंट की हेल्प से। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। क्या भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है? भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी, बताना जरा। बाकी ये सब पॉलिटी के बारे में लिखा हो, जो पॉलिटी में ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूं। ये देख लो, 1945 जुलाई में लेबर गवर्नमेंट पार्टी में आई है, जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में। ठीक है। 1946 की बात कर ले, सारे कारनामे मैंने पढ़ाए, डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर उससे पहले सब कुछ। इंट्री गवर्नमेंट बनने की बात हुई, मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करी, क्लीमेंट एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, जो भारत के लिए कंपेरेटिवली अच्छे बंदे थे। ठीक है। हाँ जी, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। आपको पता नहीं चला, लेकिन 6 में से 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। आपको पता नहीं चला, बट 6 में से 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। बोलो। क्या हाल है भाई? नींद असल में पूरी नहीं हो पाती है। कल क्लास को 10 बजे कर दोगे शिफ्ट? कल सुबह जब 9 बजे उसको 10 बजे कर दो। बोलो। 1 घंटा और लगेगा भाई, 1 घंटे में हो जाएगा पूरा। बस 1 घंटा और चाहिए, 1 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो उस चीज की तुम। 1 घंटा और लो दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे में आपके बचे हुए तीनों चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में आपके बाकी बचे हुए चैप्टर हो जाएंगे। मैं अपनी कल वाली क्लास सुबह 10 बजे कर देता हूँ। ठीक है, बोलो हाँ या ना।
एक सेकंड रुकना, मैं वो करवा रहा हूं। चलो सबसे पहला चैप्टर इनका क्या है वो देख लो। सबसे पहला चैप्टर क्या है वो देखो। देखो इसमें कुछ नहीं, राजमल्ला हिल्स की बात हुई थी। हाँ जी, राजमहल हिल्स, वहां पे पहाड़ी एंड संथल्स की बात हुई थी। वहां पे पहाड़ी एंड वहां पे पहाड़ीज एंड संथल्स की बात हुई थी। चलो बढ़िया है। ये पहाड़ी और संथल कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। कितने क्वेश्चन आएंगे हार्दिक? यस, फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के इसी क्लास से। मैं बता रहा हूं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सुनो, चलो पहले पानी पी लेता हूं फिर करता हूं। एक भी मौका नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुन तो लो। 1 घंटा और रुको, 1 घंटे में आपके बाकी 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री ओपी हो जाएगी। 1 घंटा और रुकना है, बस पानी पी लेता हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं मामले को। आपके बाकी के 3 चैप्टर ओपी कर लेते हैं। आज की क्लास पढ़ने के बाद पेपर में याद जरूर कर लेना, बस मुझे पेपर में याद करोगे ना, पेपर में याद कर लोगे ना। चलो जी, राजमहल हिल्स जहां पे पहाड़ीज एंड संथल रहते हैं। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी काम क्या था? ईस्ट इंडिया काम था कि ज्यादा रेवेन्यू आ जाए, तो उन्होंने इन पहाड़ी एरियाज पे कब्जा करना स्टार्ट करा। ज्यादा रेवेन्यू कहां से आएगा? ज्यादा रेवेन्यू आएगा जब ज्यादा खेती होगी। तो वो कैसे होगी? जब जंगलों को खाली करा जाएगा। ठीक है जी। अगर जमींदारी सिस्टम की बात करें तो आपको याद है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था 1793 में। कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, नहीं लेकर आए थे? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट या फिर जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे, या फिर जमींदारी सिस्टम आए थे। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की बात सुनो। देखो, जमींदारों को क्या होती थी? जमींदार को एक जमींदारी दे दी जाती थी, उस जमींदारी से टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी जमींदार की हुआ करती थी। वो जमींदार वहां से टैक्स कलेक्ट करता था और उसमें से कुछ कमीशन उसका होता था और बाकी वो अंग्रेजों को सौंप देता था।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता था। एक टाइम फिक्स होता था, एक डेट फिक्स होती थी। अगर उस डेट से पहले उस जमींदार ने वो वापस मतलब वो पैसा नहीं दिया तो जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी। इसको सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं भाई साहब, इसको सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, कि भाई उससे पहले जमींदार को देना पड़ता था वरना उसकी जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जमींदारी सिस्टम फेलियर रहा। क्यों? क्योंकि हम इंडियन है जुगाड़ू। अब देखो बात सुनो, मैं जमींदार हूं, मेरी जमींदारी है, मुझे पैसा देना है अंग्रेजों को। अगर मैं पैसा ना दूं तो मेरी जमींदारी ऑक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बोली लग जाएगी मेरी जमींदारी की। और कौन लेके मेरी जमींदारी को ऑक्शन में खरीदेगा? कौन? मेरे चाचा का लड़का। ना मैंने पैसे दिए, चाचा का लड़का ने 1 साल तक ले लिया, वही पैसे नहीं देगा। तो उसके बाद उसके चाचा की लड़की, फिर मेरे मामा का लड़का, फिर कोई और, फिर कोई और। अल्टीमेटली अंग्रेजों तक पैसा नहीं पहुंच रहा, हर बार जमींदारी ऑक्शन हो जा रही है, मेरे ही यारे प्यारे बेसिकली जमींदारी को ऑक्शन में खरीद ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? जमींदारी फेल रहा, जमींदारी सिस्टम फेल रहा। ठीक है, इस एक रीजन ये था कि जो टैक्सेशन था वो बहुत ज्यादा था। बिकॉज अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, अच्छा बैंगलोर वाला लड़का मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजना, बैंगलोर में मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है, हाँ जी। अंग्रेजों को लग रहा था कि यार हम ज्यादा टैक्स ले लेते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो जाए, तो अंग्रेजों ने ज्यादा टैक्स लिया, इसलिए जो किसान है वो एक्चुअली अपना टैक्स दे नहीं पाया तो जमींदार के पास पैसा नहीं आया, तो जमींदारी सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, इस टाइम पे मतलब उतनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई नहीं जितनी होनी चाहिए, तो लोग टैक्स दे नहीं पाए। ठीक है जी, तो जमींदारी सिस्टम बेसिकली फेल हुआ इन्हीं लोगों को। अच्छा, एक और रीजन था, जोटेदार्स या फिर मंडल्स बोलते थे, उनकी वजह से फेल हुआ। देखो हर गांव में क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं किसान हूं एक गांव का। ठीक है, तो मेरी बेटी की शादी है, तो मैं पैसा किससे मांगूंगा? जो गांव का कोई अमीर आदमी होगा, साहूकार जो होते हैं, उनसे मांगूंगा पैसा मैं। अरे मैं उनसे मांगूंगा पैसा, हाँ है ना? बोलो। हाँ है ना? बोलो, मांगूंगा। वही अब वो आदमी जानबूझ के उस किसान को बोलते थे, अरे बाबू बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं इस बार तू टैक्स नहीं देगा। वो बोलते थे, बाबू साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, बाबू साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात मान ले, तू इस बार टैक्स नहीं देगा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो जमींदारी ऑक्शन हो जाएगी। जमींदारी ऑक्शन किसकी होगी? जमींदार की हो जाएगी, और उस जमींदारी को फिर लेगा कौन? ये जोटेदार लेंगे। तो ऐसे जोटेदार ने जानबूझ के फेल करवा दिया उनको, जानबूझ के फेल करवा दिया जमींदारी सिस्टम को। ठीक है जी, यस। इन्हीं जोटेदार को कहीं कहीं पे हवलदार से बोलते थे, इनको घंटीदार भी बोलते थे, इनको मंडल से बोलते थे। इन जोटेदार को हवलदार, घंटीदार, मंडल से बोला करते थे भाई साहब। ठीक है, अच्छा बात सुनो, एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, दैट इज 5th रिपोर्ट, जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करी गई थी। एक्चुअली 5th सीरीज ऑफ रिपोर्ट थी जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थी। ये बहुत बड़ी सी एक रिपोर्ट थी जिसमें हर एक चीज के बारे में लिखा होता। जमींदारी सिस्टम फेल हुई, जो रायट्स हुए, दंगे हुए, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जुडिशियल, रेवेन्यू, सब कुछ हर एक चीज की डिटेल थी इस रिपोर्ट में। जब कंपनी ने अपना रूल स्टार्ट करा था और आज कहां पे है, इस हर एक चीज की कंप्लीट डिटेल लिखी गई थी। ठीक है, हर एक चीज की कंप्लीट डिटेल थी। इसमें था क्या, बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पावर चलती आ रही है ना, इसको मैं खत्म कर दूं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पावर चलती आ रही है, इसको खत्म कर लूं। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको खत्म भी करा गया था। इसके बाद अलग अलग एक्ट लाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स लिमिट कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर लिमिट कर दी। अब लोगों के मन में आ गया था, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इसमें सब कुछ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे नहीं बता सकती थी, वो इस रिपोर्ट ने वहां पे बताया। इन्होंने ये भी बताया कैसे,
जमींदार अपनी जमींदारी खो रहा है। सारी की सारी बातें फिफ्थ रिपोर्ट में बताई गई। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चे। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चे राजमहल हिल्स के बारे में। अगर राजमहल हिल्स की देखोगे तो वहां पे जंगल जंगल हुआ करते हैं, ठीक है। वहां पे जंगलों में लोग रहते हैं जो कि पूरी तरह से फॉरेस्ट पे बेस्ड है, जहां से वो फूड उगाते हैं, सिल्क लेते हैं, ठीक है। वुड, चारकोल प्रोडक्शन, ये सब लोग वहीं से उगाते हैं, ठीक है। तो राजमहल हिल्स में जंगल ही जंगल थे। उन वहां पे जो लोग होते थे उनको पहाड़ीज बोलते थे। पहाड़ी हंटर्स होते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, फूड गैदरर्स हुआ करते थे, वो अलग अलग टाइप के लोग हुआ करते थे, ठीक है जी। तो मतलब ओवरऑल बात सुनो, बात सुनो, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। वो अपने सर्वाइवल के लिए बेसिकली वो करते थे, ये क्या करते थे, इनको पहाड़ीज बोलते थे। पहाड़ी टाइम टाइम पे जाके जो प्लेन एरिया होते थे वहां पे रेड मारते थे, वहां से कुछ लूट के ले आते थे। यही पहाड़ी लोग क्या भी करते थे, यही पहाड़ी लोग क्या हो गए, इंडियन व्हाइट क्या बोल रहे हैं, इसकी तशरीफ ला दे क्या, इसकी तशरीफ ला दे क्या, बोलो। अगर आपको पहाड़ी रास्ते से जाना है तो इनको बेसिकली टोल टैक्स देना पड़ता था, बेसिकली इनको टोल टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इससे लोग परेशान भी हुआ करते थे। फिर बाद में अंग्रेजों ने इसे सेटलमेंट कर ली कि भाई तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करेंगे, बट तुम ये बार बार ने लूटा मत करो, ये लूटा मत करो, ठीक है। इनको बेसिकली इन पर अटैक भी करे, अंग्रेजों ने बहुत पहाड़ी इसको मारा भी, ये सब चीज हुआ और अल्टीमेटली एक सेटलमेंट पे पहुंचे थे कि भाई साहब थोड़ा सा शांत हो जाए, इतनी वो बात नहीं है। उसी टाइम पे संथल्स ग्रो हो रहे थे। संथल्स, ये भी ट्राइबल ग्रुप था संथल। ये एक्सपर्ट थे जंगल क्लियर करने में, ये एक्सपर्ट थे बच्चे जंगल क्लियर करने में। ये संथल्स जो थे ये एक्सपर्ट हुआ करते थे जंगल क्लियर करने में। तो अंग्रेजों के लिए तो आइडियल थे ये जंगल क्लियर करते रहते थे, क्लियर करते रहते थे। अंग्रेजों ने इनको बहुत सपोर्ट करा, इन संथल्स को इतना सपोर्ट करा कि जो पहाड़ी लोग थे उनका जीना हराम हो गया। भाई जब अंग्रेज जंगल क्लियर कर रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर अंग्रेज जंगल क्लियर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उस पे अब जो जमीन आई है उस पे खेती हो पाएगी, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा टैक्स मिलेगा। अब ये वाला सिस्टम होने लग गया, ठीक है। चलो जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। संथल्स बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करते रहे, इतने ग्रो करे कि इनके देखते देखते बड़े बड़े गांव बनते चले गए। अंग्रेजों के सपोर्ट से बड़े बड़े गांव बनते चले गए, ठीक है। फिर बाद में हुआ क्या कि इन देखो एक टाइम था आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिन ए को, 1832 में दामिन को डिमार्क करा गया था, ठीक है। उसमें पहले दामिनो के मान लो मतलब ये एरिया वो करने के लिए दामिने को था, ठीक है। तो जी उस टाइम पे संथल्स के 40 विलेज हुआ करते थे। और भाई साहब आप देखो थोड़े ही टाइम में लगभग 12-13 साल बाद ही 1473 गांव इनके हो गए। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने भाई साहब ग्रो करा, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रो करा, ठीक है। पहाड़ी इसका इनफैक्ट जीना आराम कर दिया, पहाड़ों पे और ऊपर ऊपर जाते रहे, ये लोग अपना कब्जा जमाते रहे और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रो करा। लेकिन बाद में इनकी अंग्रेजों के साथ में लड़ाई होगी, बिकॉज इनको लगने लग गया था कि सब हमारा है। अंग्रेज बोलते थे तुम धोखे में मत रहो, सब हमारा है, ठीक है। इनके बीच में लड़ाई हुई तो जी 1855-56 में संथल्स ने रिवोल्ट कर दिया और संथल्स ने अंग्रेजों को हरा भी दिया। उस टाइम पे जनरल बुर्रो आए थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ने और जनरल बुर्रो हार गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि तीर भालों की मदद से इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था और इन्होंने पहली इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम बनाई थी। वो बात अलग थी, बाद में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था, पर कब्जा कर लिया था। बट सबसे पहले तो एक बार तो इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था और अंग्रेजों को हरा दिया था। सोच के देखो, तीर भालों से इन्होंने अंग्रेजों जैसी पावर को हरा दिया था, ठीक है। 1875 के आसपास की बात करें तो दक्कन वाले एरिया में बहुत जबरदस्त तरीके से सूखा पड़ा था, इतना सूखा पड़ा था, लोगों ने बहुत उधार मांगे थे, लोगों के पास वो उधार देने के पैसे नहीं थे। तो बचने के लिए क्या करे, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो उन्होंने क्या करा, जिन जिन लोगों से उधार ले रखे थे उनके अकाउंट्स बुक्स वगैरह जला दिए और बही खाता बोलते थे, बही खाता वगैरह जला दिए। साहूकार वगैरह का बहुत नुकसान हुआ, साहूकार वगैरह बहुत नुकसान हुआ, बहुत जबरदस्त लेवल पे राइट्स हुए, दंगे हुए भाई साहब। उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे राइट्स हुए, दंगे हुए, ठीक है।
इसी टाइप पे रैयत वाली सिस्टम भी आया था। रैयत वाले सिस्टम में क्या करा गया था, जैसे उसमें था कि उसमें किसानों को अधिकार नहीं थे, एक जमींदार को अधिकार थे। यहाँ पे किसानों को डायरेक्ट अधिकार दे दिए गए थे रैयत वाले सिस्टम में। ठीक है, बहुत बेहतरीन काम इस टाइम पर हुआ। मैं वही बताया, सूखा पड़ गया था तो सब कुछ दिक्कत हो गई थी। वो लोन वोन वो ले लेते थे, लोन चुका नहीं पाते थे, तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ। 1860 की बात है, उस टाइम पे कॉटन की बहुत जरूरत हुआ करती थी अंग्रेजों को, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां पर आया था। बिकॉज उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां पर आया था। ठीक है, लेकिन उनको कॉटन मिलती थी अमेरिका से। अमेरिका में उस टाइम पे चले गए सिविल वॉर। सिविल वॉर से उनको कॉटन चाहिए, तो अंग्रेजों की एक ही चाहत थी बस हमें कहीं से कॉटन मिल जाए। उन्होंने भारत को मोटिवेट करा, उन्होंने भारत को मोटिवेट करा कि आप लोग कॉटन उगाओ। सरकार ने, अंग्रेजों ने बहुत इनको लोन दिए, मतलब कॉटन उगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करा, और कॉटन ही कॉटन उग गई, कॉटन ही कॉटन उग गई। लेकिन जैसे ही वहां पे सिविल वॉर खत्म हुई, तो भारत में कॉटन ज्यादा हो गई, अंग्रेज खरीदने को तैयार नहीं थे, कॉटन ज्यादा हो गई थी। अब लोगों ने कॉटन उगाने के लिए बहुत सारे लोन वोन लिए थे। अब उस लोन को चुका नहीं सकते तो क्या करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा राइट्स हुए, साहूकार वगैरह को उनके भाई खाते वगैरह जलाए गए। ठीक है जी, इसी के चलते डेक्कन राइट कमीशन इस्टेब्लिश करा गया था बच्चे, जिसने बेसिकली पूरी रिपोर्ट सौंपी अंग्रेजों को, किस तरीके से इनजस्टिस हुआ लोगों के साथ, किस तरीके से दंगे फसाद हुए, ये वाली सारी चीजें हुई थी। ठीक है, डेक्कन राइट्स कमीशन में राइट, ये डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में है। बिकॉज अंग्रेजन परेशान थे क्योंकि 1857 जैसा माहौल दोबारा ना फैल जाए। उसने इंक्वायरी, भाई जो जो डिस्ट्रिक्ट वो थे इफेक्टेड थे, उनसे इंक्वायरी करी, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से इंक्वायरी करी, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा पेपर में, लोगों की बातें सुनी, सब कुछ उस टाइम पे करा। ये देखो एक अलग एक टेबल बनी हुई है। 1875 में डेक्कन राइट कमीशन, 1861 में कॉटन बूम वाला सिस्टम आया था, 1855 में संथल रिवेलियन। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे में 1818, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया था, 1765 में दीवानी राइट्स मिले थे उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, सुमित सर कैसे एक ही झटके में सारा चैप्टर पूरा करा रहे हैं। देख रहे हो विनोद, बताओ विनोद, देख रहे हो? चलो, लाइफ बर्बाद कर दी हो बच्चों का। ये इंडियन वाइट कौन है? हैं? वो तो यहाँ पे बोल नहीं सकता, वरना ऐसे ऐसी बातें बोल दूं इसको तो। कौन है? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? उधर उधर उधर, बहुत देर से परेशान कर रहा था ना। हाँ ना, हाय।
कहाँ छूट गया है? इंडियन वाइट दिख भी नहीं रहा अब तो। इंडियन वाइट एक बार दोबारा लिखियो भाई कुछ। इंडियन वाइट एक बार दोबारा लिखियो। तेरा मैसेज ऊपर चला गया था, एक बार दोबारा लिख दे भाई। ना अभी तुझे इस बोतल के दर्शन करा दो तो, ना अभी तुझे इस बोतल के दर्शन करा दो तो इंडियन वाइट आ जा। इंडियन वाइट पानी पिएगा? आजा पानी पिलाऊं तुझे, 2 लीटर वाली पूरी बोतल, एक साथ पूरी बोतल पिलाऊं, आजा। हमसे बकवास करने चला है कल का लौंडा। 1857 का विद्रोह पढ़ ले, 1857 का विद्रोह पढ़ ले। अच्छा कल सुबह एंशिएंट और मेडिवल का भी कर देंगे काम तमाम। कल सुबह एंशिएंट और मेडिवल का भी काम तमाम कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। और एनसीईआरटी से करेंगे। मैं एनसीईआरटी से क्यों करा रहा हूं? एनसीईआरटी से ही पेपर में प्रश्न आएंगे और कम टाइम में होगी, और कम टाइम में होगी, ठीक है। कल सुबह 10 बजे कक्षा लगाएंगे हम, एंशिएंट मेडिवल भी ओपी कर देंगे आपका, बिल्कुल परेशान मत हो। जो थारा भाई सुमित इज हियर, वाई टू टेक टेंशन। पार्थ यहीं से करेंगे हम, मैं बता रहा हूं यहीं से प्रश्न आएंगे। मैं बैंगलोर आ रहा हूं बच्चे, 3 तारीख को आ जाऊंगा और 6 तारीख तक बैंगलोर में हूं, टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलो 1857 का विद्रोह 10 मई को स्टार्ट हुआ था बच्चे, कैंटोनमेंट में सिपाहियों ने, ठीक है, मेरठ से बेसिकली स्टार्ट करा था। नेटिव इन्फेंट्री ने इस चीज को स्टार्ट करा था। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा करा गया, जेल पे कब्जा करा गया, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लूट लिया गया, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन हटा दी गई, ठीक है। और 18 तारीख को सारे के सारे लोग जाके पहुंचे लाल किले के बाहर। उस टाइम पे मुगल एम्परर हुआ करता था बहादुर शाह जफर। उन्होंने बोला जहापना 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 जहापना, हमें इन अंग्रेजन भरोसे वालों पे कतई भरोसा नहीं होता, हमें इन अंग्रेजन भरोसे वालों पे कतई मतलब 1 नंबर के भरोसे वाले हैं, हमें तो मुगल हुकूमत ही मंजूर थी, आप आओ चाचा आप आओ, ठीक है। ये बातें करी गई। पहले एक बार इसको समझता हूं क्या हुआ, ये क्या हुआ समझते हैं। देखो ये 1857 का विद्रोह ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों ने इससे पहले कभी सपने में सोचा नहीं था कि इस टाइप का कुछ विद्रोह हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे लोग ऐसे हो सकते हैं, लोग अगेंस्ट आ सकते हैं। कभी किसी ने सोची ना थी, कभी किसी ने सोची ना थी, कोई कभी नहीं सोच पाया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा हो गया, ऐसा हो गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली, दिल्ली, इन सारे शहरों में ये रिवोल्ट एक साथ हो गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करे गए, बिल्डिंग्स को लूटा गया, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलके लड़ रहे थे। और बात ये थी कि हर जगह सेम टाइप का रिवोल्ट हो रहा था। तो एक बात तो क्लियर थी, किसी टाइप का कम्युनिकेशन आपस में था रिवोल्टीज में, तब ये हो रहा था। और इस रिवोल्ट के जो मेकर्स थे वो सिपाही लोग ही थे। रानी झांसीबाई को कौन नहीं जानता। कानपुर में नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर थे, उन लोग, उसने इस रिवोल्ट को लीड करा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने लीड करा, कुंवर सिंह ने बिहार में लीड करा, अवध में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी,
ठीक है, बेगम हजरत महल उन्होंने लीड करा, ठीक है, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और फैलते 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 देख लो ये कहां तक फैल गया था, ठीक है। इसके अलावा और भी लीडर थे जैसे कि शाहमल, ये भाई साहब बरोत रीजन में उत्तर प्रदेश में इन्होंने लड़ाई लड़ी वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ, और ये तो बहुत जबरदस्त लेवल पे लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो शाहमल कहाँ लड़ी, बरोत उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला थे, और वो उन्होंने भाई साहब लड़ाई लड़ी फैजाबाद में, ठीक है। इनको डंका शाह भी बोला जाता था। इन्होंने एक बैटल भी लड़ी थी, जिस बैटल का नाम था चिन्हत, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आए थे हेनरी लॉरेंस, उनको हरा दिया था। ये जो पूरा रिवोल्ट था ये रूमर्स के बेसिस से फैला हुआ था। रूमर्स कैसे, ध्यान से सुनो, कैसे रिवोल्ट हुआ था। आपको सबको पता नहीं, गन थी रॉयल एनफील्ड गन, उसकी वजह से सारे रिवोल्ट फैला था। एक ऐसी गन थी जिसका जो कारतूस है मुंह से छीलना पड़ता था, जिसका जो कारतूस है वो मुंह से छीलना पड़ता था। आपको पता है, अच्छा उसमें क्या बोला था, जो वो ढक्कन था ना जिसको मुंह से छीलना पड़ता था, इट वाज बिलीव्ड कि वो काउ एंड पिग के फैट से बना हुआ है। तो एक बात तो क्लियर होगी, काउ एंड पिग का फैट है तो यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को दिक्कत हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम दोनों को दिक्कत हो जाएगी। तो जी, लेकिन ये बात आई कहां से कि वो काउ एंड पिग के फैट से बना हुआ था। तो ये अंग्रेज बताते हैं कि ये रूमर्स था। रूमर इसमें बहुत सारे फैले थे, जैसे कि मतलब था क्या, एक बार मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो हलवा पूरी खा रहा था, मुझे अचानक से प्यास लग गई, मुझे अचानक से प्यास लग गई। रास्ते से जाते जाते मैंने एक दरवाजा खटखटाया कि हाँ जी हमें पानी दे दो। मैंने बोला हमें पानी दे दो। सामने से आवाज आई, कौन जात के हो। सामने से आवाज आई, कौन जात के हो। मैंने बोला मैं खालसी जात का हूं। उन्होंने पानी देने से मना कर दिया, कह रहे तुम नीची जात वालों को हम नहीं देंगे। तब इन्होंने बोला था कि तुम्हारे जो जात पात तुम करते आ रहे हो ना, तुम जो जात पात करते आ रहे हो ना, इस जात पात की तो सारे के सारे तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, ये तब खत्म हो जाएगा जब ये जात पात का मामला खत्म कर देंगे। कब खत्म कर देंगे, ये खत्म तब कर देंगे जब अंग्रेजों ने एक ऐसी बुलेट लेकर आ रहे हैं जिसका कारतूस आपको मुंह से छीलना पड़ेगा, तब देखेंगे आपकी जात पात कहाँ जाती है, तब देखेंगे आपकी जात पात कहाँ जाती है। ठीक है, तो अब फिर उसी टाइम पे लेकर आए ये एक वो, तो यही हो गया कि ये वही वाली गन है। ठीक है, इसी टाइम पे ये भी रूमर था कि काउ एंड पिग की बोन्स का जो चूरा है वो आटे में मिलाया जा रहा है ताकि धर्म भ्रष्ट कर सके। इसके अलावा एक ये भी रूमर था कि 1857 को क्या हो जाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे 1757 से। आपको पता है 1757 में अंग्रेजों ने अपना रूल करना शुरू करा था, तो बोला जी 100 साल पूरे होते इनका रूल खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे वो थे, अलग अलग रूमर्स थे, जिससे बेसिकली था। एक रूमर ये भी था कि एक आदमी आता था रात को गांव के चौकीदार को चपाती देता था, बोलता था 5 चपाती बनाओ नेक्स्ट गांव में दे दे। तो ये क्यों था किसी को नहीं पता, बस एक रूमर था और ये रिवोल्ट पूरा प्लान हो गया। क्यों रूमर्स ने बिलीव कर लिया लोगों ने, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम तो बिलीव करते हैं, बिकॉज हमें लगता था क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं लोग, इसलिए हमने रूमर्स में बिलीव भी कर लिया। अवध की बात करें, अवध में सिस्टम सही चल रहा था, सब्सिडी अलायंस उन्होंने इंपोज कर दी थी, उसके बाद भी अवध में मामला ठीक चल रहा था। बट अवध एम्पायर के प्रति अंग्रेजन बहुत ज्यादा लालच थे, क्योंकि वहां पे बहुत ही फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे वाइस रहे, उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को बोला कि ऐसा है तुमसे ना हो पाएगी एडमिनिस्ट्रेशन, तुम छोड़ दो। जब उन्होंने छोड़ दी, मतलब जबरदस्ती छुड़वा दी मिस गवर्नेंस के चलते, तो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वाजिद अली शाह बहुत ही अच्छे रूलर थे। ठीक है, तो लखनऊ में उनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया, लखनऊ में उनके खिलाफ फिर रिवोल्ट होना था अंग्रेजों के खिलाफ, राइट। ये हुआ सिस्टम। बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी लखनऊ में, वही बात दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, अवध की जो आर्मी में लोग हुआ करते थे मोस्टली ब्राह्मण कास्ट के हुआ करते थे, अपर कास्ट के हुआ करते थे। और आपको पता है काऊ पिग के फैट में सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वही लोग होंगे, तो ये दिक्कत हो गई। इन लोगों में बहुत ज्यादा जो रिबेलियस थे उनमें बहुत ज्यादा यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस टाइम पे देखने को मिली।
नेता बना दिया था बहादुर शाह जफर को। कैप्टन बख्त खान थे जो कि एक्चुअल लीड कर रहे थे, बट नाम के तौर पे बना दिया बहादुर शाह जफर को नेता। ठीक है, कि कुछ तो था, किसी को तो नेता बनना ही पड़ेगा ना, तो बहादुर शाह जफर को बना दिया। ठीक है, इस जैसे जैसे अंग्रेजों को पता लगता गया, इस रिवोल्ट को वो दबाते रहे, धीरे 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 उन्होंने अटैक करना शुरू करा और एक एक चीजों को कब्जा करना शुरू कर दिया। ये रिवोल्ट फेल रहा था बिकॉज देखो ये इतने से ही एरिया में बस फैला था, नीचे वाले एरिया में तो कहीं फैला ही नहीं रिवोल्ट ये। तो पूरे भारत के इंडिपेंडेंस की बात कैसे करें जब इतने से जगह फैला कुछ। और एक रीजन ये था कि पूरे इंडिया ने इसको सपोर्ट भी नहीं करा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इसमें अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे, तो इसको फुल सपोर्ट भी नहीं मिला था एज सच। बात आ रही समझ में, फुल सपोर्ट भी नहीं मिला था। हेनरी लॉरेंस जो कमिश्नर थे लखनऊ के, ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश करी थी, ठीक है, और लखनऊ को कब्जा करा था। कोलिन कैंपबेल उस टाइम के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे जिन्होंने क्या जीता था, कानपुर जीता था क्या, कोलिन कैंपबेल ने, अच्छा, ये उस टाइम मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। ह्यूज रोज जो थे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को हराया। देखो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस जो जो फैक्ट्स थे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो थे रूमर्स, ठीक है, रूमर्स थे। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ही बोला जाता है, देखो सारे इंडियंस एक साथ इसमें साथ आए थे। वीडी सावरकर ने ये बोला था, देख लो कुछ टाइमलाइन लिखी हुई है। 1801 में सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। 1856 में नवाज वाजिद अली शाह के उसमें मिस गवर्नेंस के चलते अवध ले लिया था, ठीक है। 1857 में 10 मई को स्टार्ट हुई म्यूटिनी, 11-12 को दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद अलग अलग जगह पे अलीगढ़, इटवा, मैनपुरी, इटा तक पहुंच गए। लखनऊ में स्टार्ट हुआ मामला, ठीक है। म्यूटिनी बढ़िया तरीके से फैल रही थी। बैटल ऑफ चिन्हत हुई जिसमें अंग्रेजन हार गए, मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हैवलॉक एंड ओटरम इन्होंने लखनऊ जीता। शाहमल को एक बैटल में हरा दिया। रानी झांसीबाई को 1858 में हरा दिया गया और इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट बेसिकली फेलियर रहा। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई। हाय ना बोलो। लास्ट चैप्टर बच गया है 15 मिनट और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी मैराथन खत्म। मैंने आपसे बार बार कहा है, नहीं नहीं बस 15 मिनट में खत्म कर देंगे। और बताओ तुम, 15 मिनट में खत्म कर देंगे, कुछ नहीं करना आपको, ये पीडीएफ पढ़ लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। इस पीडीएफ को दे दूंगा मैं। 5 मिनट का ब्रेक क्यों मांग रहे हो? जब मैं 10 मिनट में कह रहा हूं खत्म कर देंगे, 5 मिनट का ब्रेक मांगने का क्या मतलब है? सुनो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी काम की वीडियोस कल और परसों में आपके लिए डाल दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना आप। सारी काम की वीडियोस आपके लिए डल जाएगी। करंट अफेयर की एमसी की पीडीएफ भी डालते हैं भाई साहब। सर बेंगलोर में कहा मिलेंगे, इस पर अपडेट कर दूंगा मैं। चलो इस पे मैं अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत हो। पार्थ रोहिल्ला पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूं इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हो मेरी एनर्जी, मैं कितने कम टाइम में आपको कितना ज्यादा कंटेंट देना चाह रहा हूं। अन अकेडमी कोर्स 8 तारीख से आ रहा है बच्चे। चलो जी, ये बहुत ही इजी, मतलब ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता देता हूं, ठीक है। अंग्रेजों ने टाउन बसाने स्टार्ट करे थे, बहुत पॉपुलर टाउन थे, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, ये इन्होंने बसाए थे। इन टाउन्स की बात करी गई है। टाउन्स में जो लोग हुआ करते थे वो मोस्टली आर्टिस्ट, ट्रेडर, एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर, ये लोग रहा करते थे। रूरल पॉपुलेशन में ऐसा नहीं था। रूरल में मोस्टली वो लोग रहा करते थे जो एग्रीकल्चर वगैरह ये फॉलो करा करते थे। राइट है। धीरे धीरे
16-17 सेंचुरी तक आते आते जो टाउन्स हुआ करते थे वो फेमस हुआ करते थे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग के लिए, जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर। यहाँ पे इनमें क्या नाम है, जो ये मुगल सिनी कैपिटल वगैरह हुआ करती थी, ये इनके सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे, राइट। और ऐसे ही साउथ इंडिया में पॉपुलर सिटीज कौन से हुए, साउथ इंडिया में पॉपुलर सिटीज हुए जहाँ पे बेसिकली मंदिर मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे सिटीज चला करती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता है कि जैसे जैसे मुगल पावर खत्म होती रही तो कुछ और शहर, कुछ ये जो शहर थे जो इनकी कैपिटल हुआ करते थे, ये अपनी बेसिकली जो इंपॉर्टेंस थे वो लूज करते रहे। फिर और कुछ शहर जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, ठीक है, यहाँ पे रीजनल पावर डेवलप हुई तो ये शहर डेवलप हो गए। फिर यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने सब कुछ उल्टा कर रख दिया, उन्होंने पोर्ट वाले सिटीज डेवलप करे, जैसे पणजी डेवलप करा, मछलीपट्टनम डेवलप करा, मद्रास डेवलप करा, पुडुचेरी डेवलप करा इन्होंने, बिकॉज इनका मेन मोटिव ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। जैसे जैसे ब्रिटिशर आगे आते गए वैसे वैसे यही वाले शहर बड़े बनते गए, जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ये 3 मेन शहर बने अंग्रेजों के टाइम के। अंग्रेजों के टाइम के 3 मेन शहर बने थे, ठीक है। पहला ऑल इंडिया सेंसस 1872 में कंडक्ट कराया गया था। 1881 से सेंसस एक रेगुलर प्रैक्टिस बना, हर 10 साल में सेंसस होगा, जनगणना होगी ही होगी। ये अंग्रेजों ने करा, ये वाला काम अंग्रेजों ने करा उस टाइम। उसके बाद 1853 में आपको पता है रेलवे आई, ठीक है, डलहौजी लेकर आए थे रेलवे, तो धीरे धीरे रेलवे की वजह से और बहुत सारे शहर डेवलप होने लग गए, जैसे कि मिर्जापुर जो गंगा नदी पे था, तो वहां से बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह हुआ करता था थ्रू रेलवे, तो ऐसे रेलवे के आने से तो शहर डेवलप होने लग गए, जो रेलवे उस पे आने लग गए, ठीक है। तो इसका जैसे मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज बना, ये पहला फोर्ट था अंग्रेजों का। उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना, जो उनका बेसिकली सेंटर बना, अंग्रेजों का सेंटर बना, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा था, यूरोपियंस एंड इंडियन अलग अलग रहा करते थे, जिसको व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन बोलते थे। व्हाइट टाउन जहाँ पे अंग्रेजन रहा करते थे और ब्लैक टाउन जहाँ पे हम लोग रहा करते थे। फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सिटीज बनी, जैसे कानपुर जो लेदर के लिए फेमस है, वूल कॉटन के लिए जमशेदपुर, उसके लिए फेमस है कानपुर, इसके कानपुर लेदर, वूल, कॉटन इसके लिए फेमस है, जमशेदपुर स्टील के लिए फेमस है। तो ये सिटीज अब डेवलप होने स्टार्ट हुई जो स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस थी। ये नई अर्बन सिटी बन गई। अब धीरे धीरे अर्बन सिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई, जो मुगल में हुआ करती थी वो सब चेंज हो गई, राइट। ब्लैक एरियाज को पहले ये लोग मतलब अंग्रेजन बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, बिकॉज बोलते थे यहाँ पे तो इंडियंस रहते हैं, यहाँ पे अपने क्या लेना देना। बट जैसे जैसे वहां पे बीमारियां फैलती गई, हमारे जो एरिया हुआ करते थे ब्लैक टाउन में बहुत ही अच्छे नहीं हुआ करते थे, वो अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे प्लेग आ गया। प्लेग अब आया, ब्लैक उसमें है गंदगी की वजह से, लेकिन फैलेगा तो अंग्रेजों को भी। तो उस टाइम पे इनको समझ में आया कि भाई साहब सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्हाइट टाउन को डेवलप कर लो, ब्लैक टाउन को भी डेवलप करो, वहां पे भी हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा कैंटोनमेंट्स बनाए गए, हिल स्टेशन बहुत ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी रखते थे अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। शिमला आपको पता है इसी टाइम पर हुआ मिला था, शिमला गुरखा वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो अब शिमला इनको इतना पसंद आया कि शिमला को इन्होंने बाद में अपनी कैपिटल में बना लिया, समर कैपिटल, बिकॉज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसके अलावा माउंट आबू, दार्जिलिंग, ये सब इन्होंने डेवलप करे, उस टाइम के डेवलप करे हुए हैं, राइट। शिमला में एक्चुअली इनको सारी क्लाइमेट मिल जाती थी अपनी जैसी, इंग्लैंड जैसी, इसलिए, ठीक है। और जो शिमला था, जो इंडियन आर्मी का, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो चीफ हुआ करता था, कमांडर इन चीफ, उसका घर बन गया, उसका स्टेशन बन गया, ठीक है। तो इस वजह से हिल स्टेशन डेवलप हो गए, अंग्रेजों की वजह से हिल स्टेशन डेवलप है आज के टाइम पे, ठीक है। ये सारे पेपर में प्रश्न आएंगे, बता रहा हूं मैं आपको मैं। इसके अलावा 1619 में मद्रास पट्टनम शहर इन्होंने बनाया, ठीक है। बाद में इसको चिन्नापट्टनम बोला गया, ठीक है, चेन्नई आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा भी होने लग गया और मद्रास ग्रो होने लगा एज कमर्शियल टाउन। यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, ये व्हाइट टाउन का सेंटर था और ये पहला अंग्रेजों का फोर्ट भी था, ठीक है। और जो भी ब्लैक टाउन था वो फोर्ट के बाहर इस्टेब्लिश करा गया था, जो ब्लैक टाउन था वो फोर्ट के बाहर इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। दुभाषी लगाए गए थे, दुभाषी इंडियन हुआ करते थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे और हिंदी बोल सकते थे, ठीक है। बात आई समझ में, नहीं आई? कोई दुख कोई दर्द हो तो मुझे बता देना।
कोई दुख कोई दर्द हो तो मुझे बता देना, कभी ना बताओ मुझे। बंदिया वे बंदिया, बंदिया वे बंदिया। चलो ठीक है। सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने कलकत्ता पे अटैक करा, जो छोटा सा फोर्ट था उस पर अटैक करा, जो कि बेसिकली इनका डिपो हुआ करता। सिराजुद्दौला को जब हटा दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने का नया फोर्ट बनाया, और कलकत्ता शहर बनाया गया। सतोंती कोलकाता गोविंदपुरा मिला के कोलकाता बना, ठीक है। फोर्ट विलियम उनका एक बड़ा सा महल एक तरीके से बनाया गया उस टाइम पे, ठीक है। वहां पे ओपन स्पेस वगैरह भी छोड़ा गया, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल आए, उन्होंने बहुत ही बड़ा सा पैलेस बनाया कलकत्ता में, जिसको कि गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना गया। ये देख लो, ये बिल्डिंग आज भी एग्जिस्ट करती है वहां पे कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग के लिए कमेटी बनाई गई थी, लॉटरी कमेटी। लॉटरी कमेटी बनाई गई थी बिकॉज ये टाउन प्लानिंग, ये इस लॉटरी कमेटी का काम था टाउन प्लानिंग। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि लॉटरी कमेटी किस लिए बनाई गई थी। लॉटरी कमेटी बनाई गई थी टाउन प्लानिंग के लिए। आज भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। ऐसे जो भी स्ट्रक्चर देखोगे वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए स्ट्रक्चर है भाई साहब, वो सारे आर्किटेक्चर उनके बनाए हुए हैं। ये टाइमलाइन देख लो, इसमें कुछ कुछ बता रहा हूं मैं। 1773 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप करी गई थी कलकत्ता में। देखो एक सेकंड रुक जाओ। यूरोपियन कंपनीज आई, पोर्तुगीज ने बेसिकली पणजी को डेवलप करा, डच ने मसूलीपट्टनम को डेवलप करा, ब्रिटिश ने मद्रास को डेवलप करा, बॉम्बे को डेवलप करा, कोलकाता को डेवलप करा, फ्रांस ने पुडुचेरी को डेवलप करा। 1757 में आप सबको पता है कि लड़ाई लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1773 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने फाउंड करी। कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया। 1803 में वो लॉर्ड वेलेस्ली मिनट आए ऑन कलकत्ता टाउन इंप्रूवमेंट। और रेलवे बॉम्बे से था 1853 में। 1857 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बॉम्बे में। 1857 में यूनिवर्सिटी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में। 1870 में ज्यादा नहीं फ्लैग आई। पहली बार फिल्म दिखाई गई वाटसन होटल बॉम्बे में 1896 में। 1911 में कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और आपको जान के बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमने इसी के साथ साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी।